चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर 1 है सिविक्स का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी देखो हमने इसके कुछ पार्ट थे वो डिस्कस हमने कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज जो मेन फीचर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट आता है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का सिंपल अर्थ देखें हम तो मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किस तरीके से हो रखा है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का अगर सिंपल वे में अगर हम अर्थ देखते हैं तो मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। अब देखो यहाँ पे जो पावर्स का डिवीजन है वो कैसे कैसे हो रखा है। फर्स्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड हमारी लोकल गवर्नमेंट। अभी लोकल गवर्नमेंट में पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज दो पार्ट आ जाते हैं। ओके, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे आप लोगों को हमारे जो इंडिया के मैप में अलग अलग स्टेट दिख रहे हैं, राइट। तो फेडरलिज्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? फेडरलिज्म की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, ड्राफ्ट कमेटी थी जो, वो लोग ऑलरेडी अपने माइंड को सेट कर चुके थे कि हमारे कंट्री में इतना डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, रिलीजन हो गया या फिर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो गए, लोगों का कस्टम अलग है, मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन था। तो उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट लगी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट में, जो दिल्ली में जो मेन एक इंसान बैठा हुआ है वो सभी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या फिर गवर्न करेगा। क्योंकि जो लोकल लोग चाहते हैं, लोकल जैसे हर आप लोग, हम लोग सब अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जो लोकल लोग चाहते हैं उनकी डिमांड क्या है, क्योंकि ये तो एक वही इंसान समझ सकता है जो उस एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ी कि स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। बट इसमें सुपीरियर किसको माना जाएगा? ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल को माना जाएगा। नाउ instead it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for that particular area। वही चीज बोलेगी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर डिसीजन मेकिंग का काम करना है तो ये नहीं कि सेंट्रल लेवल ही करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी वो उसके लिए डिसीजंस को लेगी। Now, while each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the law of the central government। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये चीज बताएगी कि while each state in India enjoy, मतलब इंडिया का जो हर स्टेट है वो क्या करे, अपनी ऑटोनॉमी को इंजॉय करे। बट कुछ नेशनल इश्यू ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार होता है, ठीक है, राइट्स होते हैं, वो किसके पास होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करेगा? फॉलो करेगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इनके लिए जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, इनके लिए कुछ लिस्ट बनाएगी, कुछ लिस्ट जिसमें क्या गिवन है, टॉपिक गिवन है कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्या। अब बेटा यहाँ देखो, ये है यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें देखो क्या क्या डिफरेंस है इनमें तीनों में। जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है उसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो टॉपिक गिवन होंगे उन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास होगा? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, यानी यूनियन गवर्नमेंट को होगा। नाउ सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक गिवन है या जितने भी टॉपिक हैं इसमें, उन सभी टॉपिक के ऊपर जो लॉ बनाने का जो राइट्स होगा वो किसके पास होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ओके, और जो थर्ड लिस्ट आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें दोनों यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें दोनों के टॉपिक गिवन है जिनके ऊपर दोनों को राइट्स है, किसके लिए? उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने का। नाउ यहां देखो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ये तीनों लिस्ट हो गई। अब देखो डिवीजन कैसे हो रखा है। जो स्टेट, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिवीजन किस लेवल तक हो रखा है? देखो फर्स्ट आ गया यूनियन लेवल, स्टेट जिसको सेकेंड टीयर बोलते हैं, लोकल थर्ड टीयर बोलते हैं, और यूनियन को हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं। अब देखो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया एंड पंचायत।
ओके, ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीनों टीयर कैसे कैसे डिवाइड है। फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर को क्या बोलेंगे हम, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नाउ थर्ड ईयर को लोकल गवर्नमेंट। एंड लोकल गवर्नमेंट भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। नाउ under federalism the state are not merely agent of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by law and policies made by each of these level of government. अब स्टूडेंट्स देखो क्या बोला गया है इसमें, सिंपल फॉर्म में ये बोला गया है कि जो फेडरल सिस्टम है वहां सिर्फ ये नहीं है कि जो स्टेट अकेला ऐसा एजेंट नहीं है, ठीक है, जो क्या करेगा, अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करेगा। कुछ ऐसे इश्यू होंगे जिनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा, और स्टेट को क्या करने होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां देखो एक फोटो दिखाई गई है, इस फोटो को देख के क्या चीज पता चल रही है, ये देखो वोट देने के लिए गए हुए हैं लोग, ठीक है, वोटिंग बूथ पे है। यहाँ पे एक ही लाइन में कुछ लेडीज भी खड़ी हैं, जेंट्स भी खड़े हैं, राइट, और कुछ यहाँ पे ये देखो इनकी जो पहनावा या फिर ड्रेसिंग सेंस है उससे लग रहा है कि थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते। तो इससे क्या लग रहा है कि उस टाइम पे लोगों को क्या कैसे ट्रीट किया गया, इक्वली ट्रीट किया गया, लोगों को वोट देने का अधिकार प्रोवाइड किया गया। अब देखो जो वोट देने का अधिकार प्रोवाइड किया उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको जो कंसीडर किया जाता है किस फॉर्म के गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये हमारा सेकंड फीचर है। फर्स्ट फीचर हो गया हमारा फेडरलिज्म, सेकंड फीचर हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिंपल ये बोला गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या फिर जो नेता सिलेक्ट होंगे, जिनको चुना जाएगा, उनको कौन चूज करेगा, किसके थ्रू वो चुने जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, हम भारत के लोग, तो वही बोला गया है, वी क्या बोला गया, जो हम है, ठीक है, इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो किसको सिलेक्ट करेंगे, जो कोई भी पार्टीज होती है उनके जो नेता होते हैं उनको सिलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है, सुपीरियर राइट्स किसके पास है, जो जनता है उसके पास होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर ऑल सिटीजन्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी 18 प्लस है, जिसकी एज 18 प्लस है, उसको वोटिंग का क्या है, राइट्स, ठीक है, वोटिंग का राइट्स उसको दिया हुआ है। नाउ व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मैसेज फॉर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिंपल ये बताया गया है कि जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, ब्रिटिश रूल के अंडर में था, उस टाइम पे क्या करते थे कि जो रूल्स बनाए जाते थे उसमें जो इंडियन लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता था वो बहुत कम होता था। ओके, जैसे एक दो ऐसे ही होता था। तो उन लोगों को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनको ये चीज फील हुई कि जो रूल्स बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनको क्या देना चाहिए, राइट्स देने चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपने नेता को चुन सके। This would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional। अब देखो क्या बोला गया कि मतलब एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट को इंक्रेज करना है, बढ़ावा देना है, और जो कास्ट, क्लास एंड जेंडर के अकॉर्डिंग जो भेदभाव होते थे उसको क्या करना है, खत्म करना है। अब यहाँ पे देखो लोगों की डिमांड क्या क्या है, फ्रीडम, पीस, राइट, इक्वलिटी, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये देखो ये सारे के सारे लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या है, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, क्या बोला गया, अलग अलग धर्म के लोग हैं। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, वो सुपीरियर माने जाएंगे। किसी भी नेता को जब इलेक्ट करना होगा तो जो मेन सबसे पहले सुपीरियर माने जाएंगे, वो जो मेन राइट होगा किसके पास होगा, इस देश की जनता के पास होगा। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। अब देखो कि कोई भी पर्सन, राइट, कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, सिर्फ उसको वोट देने का ही अधिकार नहीं है, उसको वोट क्या करने का, उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है।
कल को अगर आप लोगों में से अगर कोई नेता बनना चाहता है तो वो नेता भी बन सकता है, ठीक है, अपनी इंडिविजुअल पार्टी बना सकता है। तो क्या बोला गया, सिर्फ लोगों को क्या नहीं मिला, वोट देने का ही अधिकार नहीं मिला, साथ साथ में उनको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार मिला। अब क्या बोला गया, दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, इसका सिंपल वर्ड में मतलब ये हुआ, आप लोगों ने सपोज मेरे को नेता बना दिया, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की मैं नेक्स्ट 5 ईयर में ये चीजें कंप्लीट कर दूंगी, बट अगर मैं नेक्स्ट 5 ईयर में अपना पूरी की पूरी जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट की थी वो फुलफिल नहीं कर पाती हूँ, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम पे मेरे को वोट नहीं दोगे। तो मैं अकाउंटेबल किसको, आंसरेबल किसको, ऑब्वियसली जो देश की जनता है उसको। तो वही चीज बोली गई यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंटेटिव, ये जो चुने जाते हैं, ये जो नेता है, ये जो चुने जाते हैं, किसको अकाउंटेबल होते हैं, टू द पीपल, जो लोग होते हैं उनको। नाउ थर्ड जो फीचर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब देखो सेपरेशन ऑफ पावर में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। दीज आर, क्या बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लॉ बुक है जिसमें सारे लेवल से लिखे गए हैं कि कब कौन से पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आएगा। तो इसमें जो गिवन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, कि जो पावर गिवन है वो कहाँ कहाँ सेपरेट हो रखी है, ठीक है। फर्स्ट हमारा द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अभी देखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों का मेन काम क्या क्या है। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेजिस्लेचर में जो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, इसमें सारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड होते हैं। द एग्जीक्यूटिव्स इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इनका मेन काम क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, लॉ को लागू करवाना एंड गवर्नमेंट को चलाना। सिंपल हो गए दो काम, एक तो क्या है गवर्नमेंट चलाना एंड सेकंड इम्प्लीमेंटिंग लॉ, मतलब जो कानून बनाया गया है उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करवाना, उसको लागू करवाना। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। अब जुडिशरी का क्या है, जुडिशरी का मतलब होता है जो हमारी कंट्री का सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, उसको बोलते हैं जुडिशरी, ठीक है। इनका मेन काम होता है क्या, जस्टिस देना, ठीक है, लोगों के साथ भेदभाव ना करना, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना। अब इन तीनों के काम, लेजिस्लेचर में क्या होते हैं, रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है गवर्नमेंट चलाना और जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाना। एंड जुडिशरी का क्या काम होता है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। In order to prevent the misuse of powers by any one branch of the state, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Constitution, अब यहाँ देखो legislative branch है, executive branch and judicial branch. Through this, each organs act as a check on the other organs of the state, and this ensures the balance of power between all three. अब इसमें देखो क्या बोला गया कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए बाकी ऑर्गन्स क्या करते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं कि एक पर्टिकुलर ये ब्रांच कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है। ये सब चीजें देखने के लिए बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस बना रहता है बिटवीन ऑल थ्री, इन तीनों के बिटवीन जो पावर्स है उनका एक बैलेंस बना रहता है। अब यहाँ देखो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे उनके मेंबर्स को क्या फियर था, उनके अंदर क्या डर था, द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग। उनको ये डर था कि एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। क्यों, उनको लगा था कि गवर्नमेंट भी यही चला रही है, कानून भी लागू यही कर रही है, तो कहीं ये अपने आप में एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन जाए, ठीक है, कहीं डोमिनेट ना करने लग जाए दूसरी ब्रांचेस को। इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, और कहीं ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको इग्नोर ना करे। द असेंबली देयरफॉर इंक्लूड, अब असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने इस फियर को भगाने के लिए या इस फियर से ओवरकम करने के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की। एंड नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज ए होल। मतलब उन्होंने क्या किया, एक कंट्रोल बना दिया कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसका कंप्लीटली कंट्रोल ना होकर एक लिमिट में कंट्रोल होगा। अब देखो एक फोटो दिखाई गई, ये द फोटो शो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं ये किसके मेंबर्स हैं, उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो ये जितने भी मेंबर्स हैं सारे किसके मेंबर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डीपली डिस्कशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कुछ सोच में बैठे हुए हैं, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डीप में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज इन दिस चैप्टर। अब देखो स्टेट हर जगह पे, जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया है तो बार बार एक वर्ड यूज होता है कि स्टेट। एक्चुअल में स्टेट का मतलब क्या है? अब देखो बच्चा, स्टेट का मतलब ये नहीं है जैसे आप एमपी से बिलोंग करते तो एमपी स्टेट हो गया, या फिर यूपी से बिलोंग करते तो यूपी स्टेट हो गया, हरियाणा से बिलोंग करते हरियाणा स्टेट हो गया। तो स्टेट का मतलब ये नहीं है कोई एक पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है हमारी गवर्नमेंट से। ओके, दिस डज नॉट रिफर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, rather when we use state we are trying to distinguish from government। अब जो डिफरेंस है गवर्नमेंट एंड स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच।